हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। नाइट्राइड आयन में होते हैं, ऑप्शन आपका है 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 4 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 7 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी आपका है 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो आइए नाइट्राइड आयन के बारे में जानते हैं। तो नाइट्राइड आयन होता है आपका N3-, जो कि इन नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है, और इसमें क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा किसी दूसरे एलिमेंट से, तब जाकर के ये नाइट्राइड आयन बनेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन और ये किसी से गेन कर लेगा, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बोल देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में प्रोटॉन्स भी पूछा गया है, तो आपका प्रोटॉन्स कितना होगा, तो प्रोटॉन्स जितना इसकी परमाणु संख्या होता है ओरिजिनल एटम का वो हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या ओरिजिनल में कितना होता है 7, तो कह देंगे इसमें 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्राइड आयन में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। सिरिका यानी कि विनेगर्स किसका तनु विलयन होता है? ऑप्शन आपका दिया है HCOOH, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी COOH का डबल है, और सी क्लोरीन CH2COOH। तो विनेगर क्या होता है यानी कि सिरिका, वो जानेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है 10% एसिटिक एसिड का, यानी कि 10% एसिटिक अम्ल का तनु विलयन को हम लोग बोलते हैं सिरिका। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका CH3COOH। तो ऑप्शन में आपका नाम ना दे करके फॉर्मूला ही दिया हुआ है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखेंगे, CH3COOH होता है। तो विनेगर किसका तनु विलयन होगा, तो एसिटिक एसिड का होगा, यानी कि ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। साबुन यानी कि सोप्स के निर्माण में कौन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए आपका है मोम, ऑप्शन बी एथिल एसीटेट, ऑप्शन सी एथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी आपका है ग्लिसरॉल। तो आइए देखते हैं। सोपिनिफिकेशन कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं साबुनीकरण, यानी साबुन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं साबुनीकरण। तो साबुनीकरण में क्या होता है, तो ये देखिए ट्राइग्लिसराइड है, ये क्या है कंपाउंड, तो ट्राइग्लिसराइड है, और प्लस ये आपका है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसी के साथ अभिक्रिया जब करते हैं तब जाकर के आपका ये देखिए 3 एल्कोहल का कंपाउंड मिलेगा, OH देखिए आपका ये है, तो इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल। यानी कि ग्लिसरॉल क्या होता है, तो 3 क्रियाशील समूह रहेगा किसका, अल्कोहल का उस कंपाउंड में, तो वो तो होता है ग्लिसरॉल। और बाकी ये है RCOONA, यानी कि ये हो गया सॉप। तो हम लोग देख रहे हैं ये साबुन प्राप्त हुआ साबुनीकरण के प्रोसेस से, और उसके साथ कौन सा एक कंपाउंड मिलेगा, तो वो ग्लिसरॉल मिलेगा। तो ग्लिसरॉल साबुन के साथ उत्पाद प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा कौन होगा क्षारीय ऑक्साइड? ऑप्शन ए Cl2O7, ऑप्शन बी P4O10, ऑप्शन सी है PbO, ऑप्शन डी HNO। तो सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा आपका लेड का ऑक्साइड, यानी कि लेड ऑक्साइड होता है सर्वाधिक क्षारीय, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इस सब में से सबसे ज्यादा रेसिसिटी किसका होगा, तो लेड ऑक्साइड का, यानी कि PbO का। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी धातु न्यूनतम क्रियाशील है, यानी कि लिस्ट रिएक्टिव कौन सी धातु होगा? ऑप्शन दिया हुआ आपका कॉपर, ऑप्शन बी है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कैल्शियम। ये सभी एलिमेंट से सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा, यानी कि सबसे लो लिस्ट रिएक्टिव कौन है, सो बताएंगे। तो कॉपर होता है लिस्ट रिएक्टिव। ये सभी ऑप्शन जो भी दिया हुआ है इस सभी में से कॉपर किसी बहुत ही कम रिएक्टिव होगा, इनके बहुत ही कम रिएक्शन करता है इन सब के रेस्पेक्ट में। ऐसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, एक्टिविटी सीरीज, तो उसमें कॉपर इन सभी मेटल से बहुत ही ज्यादा नीचे होता है, तो इसलिए एक्टिविटी किसका सबसे कम होगा, तो कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा एक द्विपरमाणुक अणु यानी कि डाई एटोमिक मोलिक्यूल्स कौन सा है? ऑप्शन ए आपका है P4, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी है आपका CO।
तो डाई एटॉमिक मोलिकुल्स कितने टाइप का होता है? सबसे पहले तो समझेंगे डाई एटॉमिक मोलिकुल्स का मतलब क्या होता है। तो वैसे मोलिकुल्स कहेंगे जिसमें दो परमाणु हैं, यानी कि दो परमाणु से मिलकर जो मोलिकुल्स बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे डाई एटॉमिक मोलिकुल्स। तो आप देखेंगे डाई एटॉमिक मोलिकुल्स दो टाइप का होता है, एक होता है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिकुल्स। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिकुल्स का मतलब हो गया दो एटम तो होगा ही होगा उस मोलिकुल्स में, लेकिन सेम टाइप का एटम होना चाहिए। जैसे आपका एग्जांपल है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन तो O2, नाइट्रोजन का है तो N2, यानी कि इसमें सेम टाइप का एक ही एलिमेंट होगा दो बार, यानी कि अलग अलग एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। और जबकि दूसरे टाइप का होता है हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मोलिकुल्स। तो हेट्रो का मतलब हो गया असमान, यानी कि दो एटम तो होगा ही होगा उस मोलिकुल्स में, लेकिन वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे एक हाइड्रोजन और दूसरी क्लोरीन का है HCl। CO में भी देख रहे हैं तो ये डाई एटोमिक मोलिकुल्स है, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम है। और NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन एटम है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि आपका डाई एटॉमिक मोलिकुल्स जो है, जो होमोन्यूक्लियर होता है, वो उसकी संख्या कितना है। तो उसकी संख्या यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और ये क्लोरीन है Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। तो ये टोटल आपका कितना है 7। तो इसकी संख्या टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा कभी एग्जाम में तो 7 टिक करेंगे। तो चल फिलहाल हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डाई एटॉमिक मोलिकुल्स बताइए। तो ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन ए आपका P4, इसमें देखिए 4 एटम है फॉस्फोरस का, ये तो डाई एटॉमिक नहीं होगा। ऑप्शन बी O3, यानी इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन का, तो ये भी डाई एटॉमिक नहीं है। ऑप्शन सी देख रहे हैं तो H2S, तो 2 एटम है हाइड्रोजन का और एक एटम सल्फर का है, तो ये भी आपका डाई एटॉमिक नहीं होगा। ऑप्शन डी ही सिर्फ बच रहा जो कि हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिकुल्स का एग्जाम्पल है, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सबसे कम प्रबल अम्ल है? सबसे कम प्रबल अम्ल का मतलब हो गया उसकी एसिडिटी जो है वो कम होना चाहिए, यानी कि उसको बोल सकते हैं बीक एसिड। उसको क्या कह देंगे? बीक एसिड, यानी कि कमजोर अम्ल। कम प्रबल अम्ल कौन है सो बताएंगे। तो ऑप्शन ए है HCOOH, ऑप्शन बी है आपका C6H5COOH, ऑप्शन सी CH3COOH, ऑप्शन डी ClH2COOH। इन सभी में से सबसे कम यानी कि कमजोर एसिड कौन है, बीक एसिड कौन है, कम प्रबल कौन होगा सो बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका C6H5COOH। ये हो जाएगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही ज़्यादा होगा, कार्बन की संख्या भी देखिए इसमें सबसे ज़्यादा है। और ये आपका HCOOH है, ये आपका फॉर्मिक एसिड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आपसे बी पूछा गया है कम प्रबल, तो ऑप्शन बी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एक एल्कीन पोटेशियम परमैग्नेट, ये क्या है? पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 के क्षारीय विलयन के साथ क्या देगी? ऑप्शन ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन बी डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी है आपका एल्डिहाइड। तो हम लोग जानते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैग्नेट बेर अभिकर्मक के एल्किन सॉल्यूशन में प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और वो अभिक्रिया करके जो है एथिलीन ग्लाइकोल बनाता है। जैसे उसी को एग्जांपल यहाँ देखिए रिएक्शन लिख दिए हैं। ये आपका है एथिलीन, ये एल्कीन आपसे बोला गया है तो C2H2N। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रक्चर में? तो CnH2n। इस फॉर्मेट का जो भी कंपाउंड होगा उसे ही हम लोग एल्कीन कहेंगे। तो ये देखिए 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होनी चाहिए? 4। तो ये आपका एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन क्षारीय पोटेशियम परमैग्नेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके ये बना देता है आपको एथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे इसे। देखिए इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का ये है स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला इसका है CH2OH। यानी कि इसमें देख रहे हैं इसमें कितने अल्कोहल का क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का तो 2 है। तो एथिल ग्लाइकोल को ही बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है डाईहाइड्रोइक एल्कोहल, यानी कि डाई का मतलब 2 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही बोलते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल ग्रुप OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसीलिए 2 अल्कोहल है तो इसका नाम पड़ गया डाईहाइड्रोलिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रोइक एल्कोहल, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस एक की जल योजित त्रिज्या यानी कि हाइड्रेटेड रेडियस
अधिकतम होगा? ऑप्शन ए Na+, ऑप्शन बी K+, ऑप्शन सी Rb+, ऑप्शन डी है Cs+। तो हम लोग जानते हैं ये किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जाकर के हाइड्रेटेड रेडियस का मान वो घट जाता है, हाइड्रेटेड रेडियस का मान घटता है। और ये सभी किसी ना किसी, और ये जो है एलिमेंट ये सब वर्ग में, और हम लोग जानते हैं सोडियम जो है Na वो टॉप मोस्ट में है, ऊपर में, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस का मान घटेगा। तो इसका मतलब है जो सोडियम सबसे ऊपर है इसका हाइड्रेटेड रेडियस जो है सबसे अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि हाइड्रेटेड रेडियस किसका सबसे ज्यादा होगा सो बताना था। क्वेश्चन नंबर 25, एक यौगिक जिसमें मिथॉक्सी समूह है वो कौन सा यौगिक है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी एल्कोहल। ये सभी यौगिक में से किस यौगिक में मिथॉक्सी ग्रुप होता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे मिथॉक्सी ग्रुप क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये मिथॉक्सी CH3 ये है CH3, और वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, इसी का नाम है मिथॉक्सी, यही है मिथॉक्सी। तो इस कंपाउंड में से किसमें ये वाला स्ट्रक्चर आएगा सो बताएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल हम दे देते हैं ईथर कंपाउंड का। ईथर यानी कि ईथर का जानेंगे तो ईथर का ये होता है स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप। जिस यौगिक में ये वाला स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग ईथर बोलते हैं। तो एक ईथर का इथाइल मिथाइल ईथर का कंपाउंड है, यानी कि 2 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर है, बीच में ऑक्सीजन है ये। तब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग देखें इसी को बोल सकते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। ये क्या है तो ये है आपका OCH3, इसी फॉर्मेट में है, ये मिथॉक्सी ग्रुप भी इसको बोल सकते हैं। और इधर कितने कार्बन है तो 2, इसको बोल सकते हैं मिथॉक्स, इसका नाम पड़ जाएगा मिथॉक्सी इथेन। 2 कार्बन का नाम क्या है तो इथेन, इसी को बोल सकते हैं मिथॉक्सी इथेन भी बोल सकते हैं। यानी कि ये मिथॉक्सी जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसी न किसी रूप में ये ईथर में ही मौजूद होता है, ईथर वाले कंपाउंड में। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कौन सी यौगिक में मिथॉक्सी ग्रुप होता है, तो ऑप्शन सी टिक करेंगे ईथर। क्वेश्चन नंबर 26, एथिल एथेनोएट में कितने कार्बन होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी डी 6। तो एथिल एथेनोएट का फॉर्मूला जानेंगे। एथाइल एथोनेट का फॉर्मूला होता है आपका C4H8O2। इथाइल एथोनेट का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं C4H8O2। तो इसी में पूछा गया था कार्बन के परमाणु कितने होंगे, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे कार्बन का कितने परमाणु हैं, तो 4 कार्बन के परमाणु हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, कौन तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का उत्पाद नहीं करेगा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी है आयरन। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा तनु H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का उत्पादन कौन नहीं करेगा? तो हम लोग जानते हैं जनरली सभी मेटल क्या करता है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता ही करता है, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन नहीं करेगा। तो वैसा ही एलिमेंट नहीं करेगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि रासायनिक श्रेणी का जो क्रिया श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें वैसा एटम यानी कि मेटल जो हाइड्रोजन एटम से नीचे एग्जिस्ट करता हो उस सीरीज में वो क्या करेगा तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, और वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो एक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें जो है मरकरी हाइड्रोजन से नीचे होता है, मरकरी क्या होता है हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसीलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगा, यानी कि अर्थात वह हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लोथर मेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मनी के थे। लोथर मेयर के ग्राफ में किसके साथ परमाणु को आलेखित किया गया? ऑप्शन दिया है परमाणु आयतन, ऑप्शन बी परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी घनत्व। ये देखिए इसका ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। लोथर मेयर का ग्राफ दे लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है परमाणु भार
और ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पे लिया जाता है। तो इस दोनों पे ग्राफ खींचा गया है, तो इसका ग्राफ इस टाइप का कुछ कर्व आता है इस ढंग का। तो ये कर्व है, तो यही पूछा गया था आपसे कि लोथर मेयर का जो ग्राफ है वो किसके साथ परमाणु भार को आलेखित किया गया है। तो परमाणु भार के साथ किसको आलेखित किया गया है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे परमाणु द्रव्य आयतन को। किसको करेंगे, तो परमाणु आयतन को। तो परमाणु आयतन ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, गन मेटल किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन ए कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन बी कॉपर प्लस टीन, ऑप्शन सी लेड प्लस टीन, ऑप्शन डी कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन। तो चलिए बारी बारी से सभी का देख लेते हैं नाम, कौन किसका मिश्रण होता है। तो कॉपर प्लस जिंक जो होता है ये पीतल का मिश्रण होता है, पीतल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ऑप्शन बी है कॉपर प्लस टीन, ये होता है कांसा का मिश्रण है, ये कांसा का, और कांसा का इंग्लिश होगा आपका ब्रोंज। ऑप्शन सी है पीबी प्लस एसन, इसको बोलते हैं टाका, यानी कि सोल्डर इसको बोलते हैं, सोल्डर। और ऑप्शन डी जो है कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, यही होता है गन मेटल का कंपोनेंट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। और ये सभी भी याद रखिएगा क्योंकि ये सभी तीनों ऑप्शन भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अस्तमन यानी कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आयतन में वृद्धि, ऑप्शन बी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑप्शन सी वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा अभिक्रिया, ऑप्शन डी है निर्जलीकरण। तो आइए समझते हैं सिटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या है। जल का सोखना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे जब पानी यानी कि नमी पड़ता है, वो पानी, तो पानी को क्या करता है कि सोख लेता है। पानी को सोख लेने के बाद फिर वो आपका ये छिद्र युक्त बन जाता है और वो काफी हार्ड हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, हार्ड हो जाता है। लेकिन सीधा सीधे समझेंगे, शीटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेगा, तो जल को सोखेगा और सोख करके क्या करेगा, वो हार्ड कर जाएगा। यानी कि जल को क्या कर रहा है, वो सोख रहा है, इसलिए बोल सकते हैं वहां पे जल का निर्जलीकरण हो गया, यानी कि निर्जलीकरण बोलेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। धन्यवाद।